हाय फ्रेंड्स, मैं अनिल कुमार सैनी मॉडर्न टास्क क्लासेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय चिन्ह। भारत के सभी राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय प्रतीक की। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक के सिंह स्तंभ का शीर्ष भाग है, ऊपरी भाग है। अशोक के सिंह स्तंभ का ऊपरी भाग है। हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक के सिंह स्तंभ का ऊपरी भाग है। त्रिमुख शेर है, 3 मुख वाला शेर है। अशोक का सिंह स्तंभ सारनाथ में स्थित है। अशोक का सिंह स्तंभ सारनाथ में स्थित है। सिंह स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को सिंह स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय प्रतीक सभी के लिए अलग अलग होते हैं शासकीय कार्यों में। जैसे इनका रंग अलग होता है। जैसे नीला रंग मंत्रियों के लिए होता है, नीला राष्ट्रीय प्रतीक मंत्रियों के लिए होता है। लाल राज्यसभा सदस्यों के लिए, और हरा लोकसभा सदस्यों के लिए होता है। हरा लोकसभा सदस्यों के लिए होता है। फ्रेंड्स, नीला राष्ट्रीय प्रतीक मंत्रियों के लिए, लाल राज्यसभा के सदस्यों के लिए और हरा लोकसभा के सदस्यों के लिए होता है। राष्ट्रीय प्रतीक के दुरुपयोग को रोकने के लिए, राष्ट्रीय प्रतीक के दुरुपयोग को रोकने के लिए राष्ट्रीय राजकीय दुरुपयोग निषेध अधिनियम है। राजकीय दुरुपयोग निषेध अधिनियम है और यह अधिनियम सन 2005 में बना। यह अधिनियम सन 2005 में बना। राष्ट्रीय दुरुपयोग निषेध अधिनियम 2005 के तहत राष्ट्रीय प्रतीक के दुरुपयोग को रोका जाता है। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज की। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज। हमारे देश का राष्ट्र ध्वज 3 रंग का है, तिरंगा है। 3 रंग का है, तिरंगा है, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग है, बीच में सफेद रंग है, और नीचे हरा रंग है, गहरा हरा रंग है। नीचे हरा रंग है। फ्रेंड्स, ऊपर केसरिया रंग है, बीच में सफेद रंग है और नीचे हरा रंग है। इस सफेद रंग की पट्टी में एक चक्र बना हुआ है जो गहरे नीले रंग का है। नीले रंग का चक्र बना हुआ है। यह चक्र भी अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। नीले रंग का चक्र है, अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है और इस चक्र में 24 तिलियां हैं। इस चक्र में 24 तिलियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। 3:2 है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को
22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया, मान्यता प्रदान की गई। अब फ्रेंड्स बात करते हैं जो तिरंगे में 3 रंग हैं उनका क्या मतलब है। सबसे ऊपर है केसरिया रंग। केसरिया रंग का मतलब है जागृति, शौर्य और त्याग। केसरिया का मतलब है जागृति, शौर्य और त्याग। बीच में है सफेद रंग। सफेद रंग का मतलब है सत्य और पवित्रता। सत्य और पवित्रता सफेद रंग का मतलब है। नीचे है हरा रंग। हरा रंग जीवन समृद्धि का प्रतीक है। हरा रंग जीवन समृद्धि का प्रतीक है। फ्रेंड्स केसरिया रंग जागृति, शौर्य, त्याग का प्रतीक है। सफेद रंग सत्य और पवित्रता का प्रतीक है और हरा रंग जीवन समृद्धि का प्रतीक है। ध्वज को संविधान सभा में हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया। ध्वज को संविधान सभा में हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया। भारतीय नागरिक संहिता 2002 के अनुसार भारतीय ध्वज संहिता 2002 भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार सभी नागरिकों को ध्वज फहराने का अधिकार है। सभी नागरिकों को ध्वज फहराने का अधिकार है और निजी संस्थाओं को भी यह अधिकार दिया गया है। निजी संस्थाओं को भी यह अधिकार दिया गया है। भारत में भारत के किसी भी नागरिक के लिए ध्वज फहराने पर प्रतिबंध नहीं है, बाध्यता नहीं है। जनवरी 2004 में BN खरे की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की। BN खरे की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि अनुच्छेद 19(1)(a) के अनुसार अनुच्छेद 19(1)(a) के अनुसार ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है। ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 19(1)(a) के अनुसार नागरिकों का मूल अधिकार है कि वो ध्वज फहरा सकते हैं। राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय शोक के समय झुका दिया जाता है। जब संपूर्ण देश में शोक होता है तब राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाता है। शोक के समय ध्वज झुका देते हैं। ध्वज झुका देते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के निधन पर संपूर्ण देश में ध्वज को 12 दिनों के लिए झुकाते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनके निधन पर संपूर्ण देश में राष्ट्रीय ध्वज को 12 दिनों के लिए झुका देते हैं। और पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के निधन पर राष्ट्रीय ध्वज को 7 दिनों के लिए झुकाते हैं। पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनके निधन पर 7 दिनों के लिए झुकाते हैं। फ्रेंड्स राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के निधन पर
राष्ट्रीय ध्वज को 12 दिनों के लिए झुका देते हैं और पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के निधन पर राष्ट्रीय ध्वज को 7 दिनों के लिए झुका देते हैं। एक प्रसिद्ध गीत है झंडा ऊंचा रहे हमारा, प्रसिद्ध गीत है झंडा ऊंचा रहे हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा इस प्रसिद्ध गीत की रचना श्यामलाल प्रसाद गुप्त ने की। इसके रचनाकार श्यामलाल प्रसाद गुप्त हैं। झंडा ऊंचा रहे हमारा इसकी रचना श्यामलाल प्रसाद गुप्त ने की। और भारतीय जो ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज है, इसको सबसे पहली बार 14 अगस्त 1947 को प्रदर्शित किया गया। राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को राष्ट्रीय ध्वज को प्रदर्शित किया गया। अब फ्रेंड्स आगे बात करते हैं राष्ट्रगान। हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन। राष्ट्रगान है जन गण मन। जन गण मन की रचना रविंद्रनाथ ठाकुर ने की। रविंद्रनाथ ठाकुर ने रचना की और बांग्ला भाषा में लिखा। बांग्ला भाषा में लिखा, जिसका हिंदी संस्करण गाया जाता है। इसका हिंदी संस्करण गाया जाता है। जन गण मन की रचना रविंद्रनाथ ठाकुर ने बांग्ला भाषा में की, जिसका हिंदी संस्करण गाया जाता है। जन गण मन को 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान घोषित किया गया। 26 जनवरी 1950 को जन गण मन को राष्ट्रगान घोषित किया गया। राष्ट्रगान सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को, सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। राष्ट्रगान को सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया और इस कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे पंडित विशन नारायण दत्त। पंडित विशन नारायण दत्त इस कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे। राष्ट्रगान के गायन का समय 52 सेकंड है। गायन का समय 52 सेकंड है और इसकी संक्षिप्त अवधि, मतलब जब इसको शॉर्ट रूप में गाते हैं उसकी अवधि 20 सेकंड है। संक्षिप्त अवधि 20 सेकंड है। राष्ट्रगान के गायन का समय 52 सेकंड है और इसकी संक्षिप्त अवधि 20 सेकंड है। अब बात करें इसकी लिरिकल टोन की। राष्ट्रगान की जो संगीतमय धुन है उसका श्रेय राष्ट्रगान की लिरिकल टोन का श्रेय राम सिंह ठाकुर को जाता है। कैप्टन राम सिंह ठाकुर को जाता है। राम सिंह ठाकुर ने सर्वप्रथम राष्ट्रगान की संगीतमय धुन को बजाया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रगीत के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। हमारा राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। वंदे मातरम आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है।
वंदे मातरम आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। और इस आनंद मठ उपन्यास के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। फ्रेंड्स, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है, आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है और बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस उपन्यास को लिखा है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम को 26 जनवरी 1950 को मान्यता दी गई। 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 में वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में मान्यता दी गई। बात करें राष्ट्रगीत सर्वप्रथम कब गाया गया, तो 1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी। राष्ट्रगीत सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 1896 में गाया गया और इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी। रहीमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष थे। फ्रेंड्स, राष्ट्रगीत को गाने का समय 1 मिनट 5 सेकंड होता है। गायन का समय 1 मिनट 5 सेकंड होता है। राष्ट्रगीत को गाने का समय 1 मिनट 5 सेकंड होता है। किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति से फोर्सफुली नहीं कहा जा सकता कि तुम्हें राष्ट्रगीत गाना पड़ेगा। संसद का जब अधिवेशन शुरू होता है, संसद के अधिवेशन में जब भारतीय संसद का अधिवेशन शुरू होता है तो स्टार्टिंग टाइम में जन गण मन राष्ट्रगान बोला जाता है। शुरुआत के समय में राष्ट्रगान जन गण मन बोला जाता है और समाप्ति पर वंदे मातरम राष्ट्रगीत बोला जाता है। समाप्ति पर राष्ट्रगीत बोला जाता है वंदे मातरम। जब संसद का अधिवेशन शुरू होता है तो राष्ट्रगान बोला जाता है और जब समाप्ति होती है तब राष्ट्रगीत बोला जाता है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय कैलेंडर की। राष्ट्रीय कैलेंडर, राष्ट्रीय कैलेंडर की बात करें तो ग्रेगोरियन कैलेंडर पर शक संवत में भारत पंचांग को मान्यता है। राष्ट्रीय कैलेंडर में ग्रेगोरियन कैलेंडर के ग्रेगोरियन कैलेंडर के शक संवत के आधार पर भारतीय पंचांग को मान्यता है। भारतीय पंचांग को मान्यता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के शक संवत के आधार पर भारतीय पंचांग को मान्यता है। इस कैलेंडर में प्रथम महीना चैत्र का आता है। इस कैलेंडर में प्रथम महीना चैत्र का आता है और इस कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। 22 मार्च 1957 को इस कैलेंडर को मान्यता प्रदान की गई। चैत्र इसका प्रथम महीना आता है। इस कैलेंडर में सामान्य वर्ष 22 मार्च से प्रारंभ होता है। जो सामान्य वर्ष होता है
वो तो 22 मार्च से प्रारंभ होता है। और लीप वर्ष होता है वो 21 मार्च से प्रारंभ होता है। लीप वर्ष 21 मार्च से प्रारंभ होता है। अब आगे हम बात करते हैं राष्ट्रीय पुष्प। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय पुष्प। हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है। राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी मयूर है, मोर। राष्ट्रीय पक्षी मयूर या मोर है। राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पशु बाघ है। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय पुष्प कमल है, राष्ट्रीय पक्षी मयूर या मोर है, राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय फल आम है। आगे बात करें राष्ट्रीय नदी। राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है, जिसे 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। 4 नवंबर 2008 को, 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। गंगा नदी को। अब बात करें राष्ट्रीय जलीय जीव। राष्ट्रीय जलीय जीव गांगेय डॉल्फिन है। राष्ट्रीय जलीय जीव गांगेय डॉल्फिन है। गंगा की डॉल्फिन है, जिसे 5 अक्टूबर 2009 को जलीय जीव घोषित किया गया। गांगेय डॉल्फिन को 5 अक्टूबर 2009 को जलीय जीव घोषित किया गया। आगे बात करें राष्ट्रीय विरासत पशु। राष्ट्रीय विरासत पशु, राष्ट्रीय विरासत पशु है हाथी। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। फ्रेंड्स, ये थे सारे राष्ट्रीय चिन्ह। आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके न्यू बेल आइकन प्रेस करें, जिससे न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू।